सब लोग ठीक होंगे इस कोरोना के टाइम में, अपने घर पर सब लोग सुरक्षित होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मैं सबसे पहले जो हमारा न्यू चैनल हमने बनाया है और ये हमारी पहली वीडियो है इस चैनल के ऊपर, तो मैं क्विक आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मेरा इस चैनल का। तो मेरा नाम है आदित्य दशोरा और मैं भी एक लॉ का स्टूडेंट हूँ। और इस चैनल पे हम लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर ही वीडियोस डालेंगे। बेसिकली खासकर हम उन चीजों पे ध्यान देंगे, उन सारे टॉपिक्स पे ध्यान देंगे जो कि बीए एलएलबी के सब्जेक्ट्स हैं। उन सारे टॉपिक्स को हम अच्छे से लेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स को बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाती है या फिर जिनके अच्छे से मटेरियल नहीं है कि किस टाइप से पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, उन सारी चीजों को हम कवर करेंगे। और साथ ही में उन टॉपिक्स को भी लेंगे जो करंटली हमारे लॉ से रिलेटेड करंटली हमारी इंडिया के अंदर चल रही है। जो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी। ट्रांसफर प्रॉपर्टी 1882 के अंदर जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है वो भारत के अंदर लागू हो गया था, ताकि ट्रांसफर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स है, जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं या फिर जितने भी मसले ट्रांसफर प्रॉपर्टी से रिलेटेड सामने आ रहे हैं, उन सारी चीजों को सोल्व किया जा सकता है। इसलिए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट को बनाया गया, भारत के अंदर 1982 के अंदर लागू कर दिया गया। आज की जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के बेसिकली 3 सेक्शंस को हम स्टडी करने वाले हैं, सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 को। इसलिए सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 को तीनों को ही स्टडी साथ में करना बहुत जरूरी है। एक हम अगर स्टडी के मटेरियल से देखिए, एग्जाम के हिसाब से देखिए, तो भी जो क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार का बनता है कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी क्या होती है और उसके बारे में उसके से एलिमेंट्स समझाइए और ट्रांसफर प्रॉपर्टी को ब्रीफली समझाइए। तो सेक्शन 5, 6 और 7 को हम डिटेल में समझा सकते हैं, जिससे हम अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और अगर हमें पूरा का पूरा ट्रांसफर प्रॉपर्टी हमें समझनी है तो उसके लिए हमें 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से समझना बहुत हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि तीनों सेक्शन कहते क्या है। सेक्शन 5 जो है वो ये बताता है कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, कि हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी हम किसे कहेंगे। सेक्शन 6 जो है वो हमें ये बताता है कि कौन कौन सी चीजों को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और सेक्शन 7 जो है वो हमें ये बताता है कि कौन कौन से पर्सन, कौन कौन से आदमी जो है वो कॉम्पिटेंट है किसी भी ट्रांसफर को करने के लिए। सेक्शन नंबर 5 कहता है कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी डिफाइंड, मतलब ट्रांसफर प्रॉपर्टी की इसे ब्रीफली डेफिनेशन दे रखी है। हर एक पॉइंट इन्होंने उस सेक्शन 5 के अंदर समझा रखा है कि जिनको हमें एग्जाम में भी लिखना चाहिए और हर जगह जहां पर ट्रांसफर प्रॉपर्टी को हम समझा रहे हैं तो हमें इन सारे ही पॉइंट्स को, इन सारे टर्म्स को समझाना बहुत हमारे लिए जरूरी है। जैसे ट्रांसफर प्रॉपर्टी का जो सेक्शन 5 है वो ये कह रहा है कि दिस सेक्शन ट्रांसफर प्रॉपर्टी मींस एन एक्ट बाय व्हिच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ। अब यहाँ पर आपने पूरी की पूरी जो डेफिनेशन हमारी जो बेरेट में दे रखी होती है, जहाँ पूरी लीगल टर्म्स में जो परफेक्ट डेफिनेशन होती है वो मैंने आपको बता दी है और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसकी पूरी डेफिनेशन है। पर यहाँ पर अब कुछ टर्म्स है जिनको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी जो डेफिनेशन है उसके अंदर बार-बार एक वर्ड यूज करा जा रहा है, लिविंग पर्सन। तो यहाँ पर लिविंग पर्सन का मतलब ये नहीं है कि कोई जिंदा आदमी जैसे मैं हूं या कोई है, खाली एक इंडिविजुअल, एक लिविंग पर्सन का मतलब कोई जिंदा आदमी ही नहीं है। यहाँ पर लिविंग पर्सन का मतलब है कोई एसोसिएशन, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। यहाँ पर लिविंग पर्सन इन सारी चीजों को इन्वॉल्व करता है, खाली एक इंसान को ही इन्वॉल्व नहीं करता है। यहाँ पर एक और वर्ड यूज करा जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड हमारे लिए इस ट्रांसफर प्रॉपर्टी के अंदर समझने के लिए वो वर्ड है ट्रांसफर, कि एक्चुअली ट्रांसफर होता क्या है। तो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट प्लस कन्वीनियंसी। कॉन्ट्रैक्ट हम सबने पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि एक एग्रीमेंट होता है, ऑफर दिया जाता है, ऑफर एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्टेंस के बाद वो एग्रीमेंट बनता है और जब वो एग्रीमेंट लॉफुल होता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, तो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो जब किसी कॉन्ट्रैक्ट पूरा लीगल तरीके से एग्रीमेंट को इन्फोर्स करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर कोई चीज कन्वीनियंस हो रही है, अगर कॉन्ट्रैक्ट प्लस कन्वीनियंस हो रहा है, तब हम उसे बोलेंगे कि वो एक्चुअली में ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पर 2 चीजें और इंपॉर्टेंट है सेक्शन 5 के अंदर ट्रांसफर प्रॉपर्टी को समझने के लिए, कि मोड्स ऑफ ट्रांसफर, कि हम जब ट्रांसफर एक प्रॉपर्टी को दूसरे व्यक्ति का ट्रांसफर कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं कि लिविंग पर्सन, एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके मोड्स क्या है, किस तरीके से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। बेसिकली 5 तरीके होते हैं जिन तरीकों से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। वो 5 तरीके ये है कि हम सेल कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं और लीज पर दे सकते हैं। इन 5 तरीकों से हम किसी भी प्रॉपर्टी को एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। इन सारे ही जो मोड्स हैं हमको डिस्क्रिप्शन में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इन सबके इंडिविजुअल अलग अलग सेक्शंस दे रखे हैं
इन सब से रिलेटेड भी बहुत सारे सेक्शन हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बार बार ही हम वर्ड पढ़ रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, हमने ट्रांसफर समझ लिया, वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी दो लिविंग पर्सन करेंगे, हमने वो भी समझ लिया कि लिविंग पर्सन किन किन को इन्वॉल्व करते हैं। अब एक्चुअली प्रॉपर्टी है क्या, हम किसको बोलेंगे प्रॉपर्टी है? ये पेन को हम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, टीशर्ट को हम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, जो सामने बेंच पड़ी है उसको प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। जनरल लैंग्वेज में प्रॉपर्टी बोले तो प्रॉपर्टी जिस पर किसी का ओनरशिप होता है हम उसे बोलते हैं प्रॉपर्टी। जनरल लैंग्वेज में हम हमारी पत्नी को भी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, हमारे बच्चों को भी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, पर लीगल टर्म्स में और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर हम हमारे जो बच्चे और हमारे जो वाइफ्स होती है उनको प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करते। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी वही चीज है जिसके ऊपर किसी का ओनरशिप है, किसी का मालिकाना अधिकार है, हम उसे ही सिर्फ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ट्रांसफर प्रॉपर्टी सिर्फ हम उसी को सिर्फ प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। अब कितनी प्रकार की प्रॉपर्टी होती है? वैसे भी दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी को हम दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होती है कॉर्पोरियल और एक होती है इनकॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल जो होती है उसके अंदर भी दो प्रकार की होती है, एक होती है मूवेबल, वो सही प्रॉपर्टी जिसको हम मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कार है, बाइक है। और दूसरी होती है इमूवेबल। इमूवेबल वो सही प्रॉपर्टी होती है जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर मूव नहीं कर सकते हैं, वो हमारी जो जमीन है, जो अर्थ है, उससे अटैच रहती है, जैसे हमारी बिल्डिंग है, वॉल्स है, सारी चीजों को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं। और जो हमारे इनकॉर्पोरियल है उनके अंदर हमारे सारे लीज, जो हमारे कॉपीराइट राइट्स होते हैं, जितने भी हमारे पास राइट्स होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो सारे हमारे इनकॉर्पोरियल के अंदर आ जाएंगे। पेटेंट्स होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के जो हम आगे जब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इनकॉर्पोरेट के अंदर कितने कुछ 6 से 7 हमारे टाइप्स होते हैं जो उसके अंदर आते हैं। अब जो अगला सेक्शन है वो हमारा आ रहा है सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या बोलता है कि सेक्शन 6 ये बोलता है कि हम किस किस चीज को ट्रांसफर कर सकते हैं, किस चीज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वो सेक्शन 6 बताता है। तो सेक्शन 6 ने जो हम इसको बेयर में पढ़ते हैं, किसी भी चीज में पढ़ते हैं, तो एक सिंपल सी लाइन है सेक्शन 6 बोलता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड। सिंपल सी बात है कि हर प्रकार की प्रॉपर्टी जो होती है हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, हमारे पास अधिकार है, एक्सेप्ट। अब यहाँ पे वर्ड आ जाता है एक्सेप्ट, मतलब हम सेक्शन 6 के अंदर ये नहीं पढ़ेंगे कि हम किस चीज को ट्रांसफर कर सकते हैं। सेक्शन 6 बोलता है कि हम हर चीज को ट्रांसफर कर सकते हैं एक्सेप्ट, इसने 7 से 8 कंडीशंस दे रखी है, 7 से 8 प्रॉपर्टीज बता रखी है कि हम इन चीजों को ट्रांसफर नहीं कर सकते ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग। वो कौन कौन से सेक्शन है मैं आपको डिटेल में अभी बता देता हूं विद एग्जांपल। सिर्फ आपको ध्यान देना है, उसके बाद कुछ नहीं, आप एग्जांपल सुनिएगा और साथ में इसका डिस्क्रिप्शन सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो सबसे पहला टाइप है जिसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते वो है सक्सेशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सबसे पहले सुन लीजिए सही से। जो फर्स्ट पॉइंट है जिसको हम प्रॉपर्टी है जिसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते वो है सक्सेशन। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप के पास आपका ज्वाइंट फैमिली है और आपके पापा के पास एक 10 बीघा की जमीन है। अब आपको पता है कि आपके पिताजी के पास अभी 10 बीघा की जमीन है और आपके पिताजी के बाद वो 10 बीघा की जमीन आपको मिलेगी, क्योंकि जनरेशन वाइज जनरेशन आपके फैमिली में वो ट्रांसफर हो रही है। और साथ ही में आपके और आपके पिताजी में के बीच में कोई मन मुटाव नहीं है और ना ही आपके पिताजी उसको दान करेंगे और आपको पता है कि प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। पर जब तक आपके पिताजी जीवित है और वो प्रॉपर्टी आपके पिताजी के नाम पर है, क्या आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि वो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी? तो आप ये चीज नहीं कर सकते। अगर आपको आपके एक्सपेक्टेशन है, आपको लग रहा है, आप एक अजम्पशन कर रहे हैं कि आपके पिताजी की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, उनके 100 दिन पूरे होने पे या फिर जब भी वसीयत लिखेंगे आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, तो आप उससे पहले, प्रॉपर्टी मिलने से पहले ये सोचें कि मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, आप प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। तो सक्सेशन का मतलब ये होता है कि आपको जो प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस है, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे मिलेगी, आप उसे अगर बेचने की कोशिश करेंगे तो वो ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा, वो ट्रांसफर नहीं कहलाया जाएगा। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है मेयर राइट ऑफ री एंट्री। मतलब कि एग्जांपल इसके लिए भी आपको उदाहरण देता हूं कि आप और मैं हैं, मैंने जो अपना खेत है वो मैंने आपको लीज पर दिया है और मैंने आपको बोला है कि मैं आपको मेरा जो खेत है वो आपको 3 साल के लिए लीज पर दे रहा हूं, 3 साल तक मैं उस खेत में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगा, आपको उसमें जो उगाना है उगाइए, आपको जितना कमाने कमाइए, बस आपको सालाना मुझे 1 लाख रुपए का रेंट भरना पड़ेगा, भले आपकी कमाई हो रही है नहीं हो रही है। आपने मान लिया और आपने 3 साल के लिए वो मुझसे लीज पर ले लिया, फिर आपने 1 साल उस पर काम करा, आपको अच्छी इनकम हुई, आपने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए। अगले साल बारिश नहीं हुई, आपका काम नहीं चला और आपको इनकम नहीं हुई,
और आप मुझे पैसे नहीं भर पा रहे हैं, तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी आपको लीज पर मिली है, ओनर मैं हूं, मैंने आपको लीज पर दी है, रेंट पर दी है, आपको उससे फायदा नहीं हो रहा है, आपने उसको वापस से रेंट पर चढ़ा दिया, आपने उसको फिर से किसी थर्ड पर्सन को लीज पर दे दिया और उससे बोला कि देखो मुझे 2 लाख रुपए रेंट भरना है। अब ये जो आपने चीज करी है इसे हम कहते हैं राइट ऑफ री एंट्री, और राइट ऑफ री एंट्री ट्रांसफर नहीं होता है। मैंने आपको कोई चीज किराए पर दी है, आप उसे वापस किराए पर नहीं चला सकते, हम उसे ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। मेरा राइट ऑफ री एंट्री ट्रांसफर नहीं होता है। आप एक चीज जो आपको रेंट पर मिली है आप किसी और को रेंट पर या किराए पर या लीज पर नहीं दे सकते। जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है जिसे हम ट्रांसफर नहीं कर सकते वो है हमारी ईजमेंट्स। ईजमेंट्स क्या होता है? बेसिकली इसके लिए भी उदाहरण है, जैसे आप किसी बड़े, जब हम बड़े सिटीज में रहते हैं तो वहां पर हम फ्लैट खरीदते हैं, आपने अपना पूरा फ्लैट खरीदा है, आपने रेंट पर नहीं लिया, आपने पूरे 20, 25, 50 लाख जितने में आपने पैसे पूरा देकर अपना फ्लैट खरीद लिया है, उस पर आपका पूरा मालिकाना अधिकार है। पर क्या जब आपको इन फ्यूचर 5-10 साल बाद जब उस फ्लैट को बेचना है तो क्या आप उस फ्लैट के साथ साथ वो जो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आते हो या जिस गार्डन को आप यूज करते हो, उस जो सोसाइटी का गार्डन है उसको यूज करते हो, जो स्विमिंग पूल है सोसाइटी का उसको यूज करते हो, तो क्या आप उन्हें भी साथ में बेचोगे? आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप उस प्रॉपर्टी को बेचो, जो स्विमिंग पूल है, गार्डन है, सीढ़ियां है, आप उनको बेचो। हम उसे कहते हैं ईजमेंट। ईजमेंट को ट्रांसफर करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपका फ्लैट आप उसे बेच सकते हैं, आपने उसको खरीदा है, आपके पास उसका ओनरशिप है, पर जिन सीढ़ियों को आप चढ़ के आ रहे हो उनके पास वो आपके पास ओनरशिप नहीं है, वो कॉमन में यूज आती है, वो सारे लोग यूज करते हैं, गार्डन को सारे लोग यूज करते हैं। तो ईजमेंट्स मतलब वो सारी चीजें जो कॉमनली पब्लिक यूज करती है, जो पब्लिक के लिए कॉमनली अवेलेबल है, वो उस पर आपका पर्टिकुलर ओनरशिप नहीं है। जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि रिस्ट्रिक्शन इंटरेस्ट, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। मतलब अगर आपके ऊपर किसी ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, आप किसी और ने नहीं, जिस प्रॉपर्टी को आप यूज कर रहे हो उसी के ओनर ने अगर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, तो एंजॉयमेंट के लिए कि आपने किसी से अगर प्रॉपर्टी खरीदी है, लीज पर ली है, रेंट पर ली है, जैसे आप किसी की शादी है और आप जो बारात को हमें रुकाना रहता है इसके लिए हमने अगर किसी घर को किराए पे लिया है, तो आप उस घर को किसी और को बेच नहीं सकते। हमने ऊपर पढ़ा है कि आप उसको वापस से रेंट पर नहीं चला सकते, साथ ही में इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि आप उसी चीज को वापस से बेच नहीं सकते। जो आपने किराए से ली है आपको उसको किराया देना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी वापस से, जिसकी जो उसका ओनर है वो उसी की है, आप रेंट भरकर उसे किसी और को बेच नहीं सकते। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि राइट टू स्यू। मतलब कि जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उस पर्सन के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, उस पर्सन के खिलाफ एफआईआर फाइल कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, कोर्ट में केस लगा सकते हैं। पर अगर आपके साथ गलत होगा तो ये चीज आपके पास ही राइट है, आपके साथ गलत हुआ है तो आपके बिहाफ पर कोई और नहीं लगा सकते। ये राइट किसका है? आपका है। आपके पास अधिकार है कि आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। आपका राइट, जो पर्टिकुलर राइट टू स्यू, ये राइट ट्रांसफर नहीं हो सकता, किसी और के पास ये राइट ट्रांसफर नहीं हो सकता। जो राइट आपका है वो आपका ही रहेगा। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है पब्लिक ऑफिसेस। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री है या हमारे प्रेसिडेंट है, इन सबको जब नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनकर आए, उसके बाद इनको प्रधानमंत्री आवास में रखा गया, वहां पर रहते हैं ये। पर क्या आप मुझे बताइए कि क्या आपको सोचिए कि क्या प्रधानमंत्री, जो इनका 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है, अभी जो 1 साल का और हो गया और 4 साल का बचा हुआ है, क्या इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री उस प्रधानमंत्री भवन को बेच सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस है। ना ही ऐसा प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ना ही जैसे हमारे कलेक्टर है, कलेक्टर को पूरा कलेक्टर भवन या कलेक्टर कार्यालय मिला हुआ है जिसमें अंदर वो रहकर काम करते हैं, पर वो उस कार्यालय को बेच नहीं सकते क्योंकि वो उस पोस्ट को मिला हुआ है, उस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं मिला हुआ है। इसलिए पब्लिक ऑफिसेस को ट्रांसफर करना भी वॉइड है, पब्लिक ऑफिसेस भी ट्रांसफर नहीं हो सकते। जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि जो पेंशन मिलती है और जो सैलरी, वो सैलरी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट वर्कर्स को मिलती है, वो भी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, वो प्राइवेट एसोसिएशन है जो उनको सैलरी दे रही है, तो वो उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। पर अगर सरकार के द्वारा आपको वेतन मिल रहा है और सरकार के द्वारा आपको पेंशन दी जा रही है आपके रिटायरमेंट के बाद, तो आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। वो सैलरी या फिर पेंशन जो है वो आपको ही मिलेगी। उसके बाद अगर आपको वो किसी को देनी है तो वो आपके पर्सनल चॉइस से आप उसे दे सकते हो, उसके लिए आप बाउंडेड नहीं है। पर आप अगर जाके वहां कहते हैं कि मुझे पेंशन नहीं चाहिए, मेरी पेंशन ट्रांसफर कर दी जाए मेरे बच्चों का किसी को, तो वो बिल्कुल भी अलाउड
नहीं है। प्राइवेट में हो सकती है पर पब्लिक या गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट से रिलीज पेंशन में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 7। सेक्शन 7 बोलता है कि कौन कौन पर्सन कॉम्पिटेंट है ट्रांसफर करने के लिए, मतलब किस किसके पास अधिकार है कि वो ट्रांसफर कर सकता है। बहुत सिंपल सेक्शन है, बहुत सिंपल इसके अंदर पॉइंट्स है, 2 मिनट लगेंगे समझाने के लिए, आपको ध्यान से सुनना और कुछ भी नहीं करना है। मैं एग्जांपल की जरूरत पड़ेगी ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, एक एक वर्ड से आपको समझ आ जाएगा कि सेक्शन 7 क्या कह रहा है। सेक्शन 7 कह रहा है कि पर्सन कौन कौन से पर्सन ऐसे है जो कॉम्पिटेंट है ट्रांसफर करने के लिए। तो इसमें 3 पॉइंट बनेंगे। सबसे पहला पॉइंट सिंपल सा इसने क्लियर कट बोल रखा है सेक्शन 7 ने कि वो सारे पर्सन जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉम्पिटेंट है वो ट्रांसफर करने के लिए भी कॉम्पिटेंट होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ट्रांसफर का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट प्लस कन्वीनियंसी, मतलब जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो ट्रांसफर भी कर सकता है। तो अब इंपॉर्टेंट बातें आती है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 3 प्रकार के व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जिसकी उम्र 18 या 21 साल से ज्यादा हो, अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सेक्शन में बता रखी होती है, हर सेक्शन की थोड़ी, किसी में 18 रहती है किसी में 21 रहती है, तो मतलब कुल मिलाकर माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता और ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। अगर वो माइनर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा, अनसाउंड माइंड व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मतलब कि जो जिसके पास दिमागी क्षमता कम है वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता और ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। और जो थर्ड पर्सन है वो है कि जो लॉ के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर लॉ ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये पहला पॉइंट है जो कि बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट वही पर्सन कॉम्पिटेंट है ट्रांसफर करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसके अंदर हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है कि जो एक्चुअल ओनर है प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर है वही ट्रांसफर कर सकता है। बहुत सिंपल पॉइंट है कि जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी इच्छा वो उसे ट्रांसफर करे या ना करे, उसे ट्रांसफर करना होगा तो कर सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। तो जो थर्ड पर्सन है वो ये है कि भले ही वह एक आदमी जो उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है पर उसके पास लीगल ऑथोराइज्ड है, वो लीगली ऑथोराइज्ड है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। कोर्ट और सरकार इन दो के पास लीगली ऑथोराइज होते हैं ये कि ये किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका रिसेंट एग्जांपल आपको मैं दूं तो जो हमारे हाल ही में विकास दुबे जो एनकाउंटर में यूपी में एनकाउंटर में जिनको मार दिया गया, उन्होंने जब 8 पुलिसकर्मियों की जान ली थी, उसके बाद सरकार ने उनका जो पूरा घर था, बंगला बना हुआ था, उसको तोड़ दिया था पूरा। तो वो तो सरकार तो उसकी एक्चुअल ओनर नहीं थी पर उनके पास लीगल अथॉरिटी थी जिसकी मदद से उन्होंने उस पूरे घर को तोड़ दिया। अब मैंने पहले आपको बोला था आपको कि सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, क्योंकि मेजर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर प्रॉपर्टी कौन कर सकता है और कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर हो सकती है। तो इसके लिए सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 को अगर आप साथ में कंबाइन करके लिखेंगे, जो क्वेश्चन में ज्यादा पूछा गया है वो सब ज्यादा लिखिए, जो कम पूछा गया उसे कम लिखिए, पर सामने वाले जो चेक करने वाला होगा उसके पास पूरा कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा कि हाँ पर्टिकुलर बच्चे को सेक्शन के बारे में पता है और आपके पास भी अच्छा खासा मटेरियल हो जाएगा लिखने के लिए अलग अलग पॉइंट्स पर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे बहुत सारी वीडियोस जिनमें हम सिर्फ ट्रांसफर प्रॉपर्टी नहीं, ट्रांसफर प्रॉपर्टी के तो हम सारे एक्ट कवर करेंगे लाइन से, और सारा आईपीसी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, हमारी हम सारे सीआरपीसी, हम सारी चीजों को कवर करेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन है उसको प्लीज दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही में अगर आपको कुछ मुझे पढ़ाने के तरीके में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, फेसबुक की लिंक दे रखी है, आप वहां जाकर मुझसे बेझिझक आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई दूंगा। और ऐसे आपको प्रॉब्लम लगी हो पढ़ाने के तरीके में या फिर कुछ समझ नहीं हो तो बिल्कुल खुल के आप बोलिएगा कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे मैसेजेस में, मैं बिल्कुल उसे इंप्रूव करूंगा। थैंक यू।